फिर इतना हम भागे, कुआड़ कूड़ गए, इतना तीनों जान तक में। एक व्यक्ति योगेश रोहिल्ला, इनके द्वारा फ़ोन करके स्वयं सूचना दी गई कि इनके द्वारा अपनी पत्नी और 3 बच्चे, उसको गोली मार दी गई, चारों लोगों को, मतलब पत्नी और 3 बच्चों को। अपनी पत्नी के चरित्र को लेकर ये परेशान था, इस वजह से इसने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से इन चारों को गोली मार दी। टाइम था 21 मार्च 2025 का, जब यूपी के सहारनपुर में रहने वाला योगेश रोहिल्ला अपनी पत्नी के सिर के बालों को पकड़कर घसीटते हुए गली में ले आता है। पहले भी इन लोगों के बीच लड़ाई होती रहा करती थी, लेकिन 21 तारीख को इसके और इसकी पत्नी के बीच हद से ज्यादा लड़ाई हो जाती है। उसके बाद वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाता और यहाँ पर इनके गली में इस टाइम काफी सारे लोग मौजूद थे। वो उन लोगों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। उसे इतना ज्यादा गुस्सा इस टाइम आया हुआ था कि अपनी पत्नी के बालों को पकड़कर घसीटते हुए वो गली के बीचों बीच आ चुका था। उसकी पत्नी लगातार उससे रिक्वेस्ट कर रही थी कि यहाँ पर काफी सारे लोग मौजूद हैं, वो उनके सामने इसकी इतनी ज्यादा बेइज्जती ना करे, वो इसका जुलूस ना निकाले। यही सारी के सारी रिक्वेस्ट वो अपने पति से कर रही थी। और तब तक इनके आस पड़ोस में रहने वाले काफी सारे लोग इन तक आ भी पहुंचते हैं। उन्होंने आकर योगेश और उसकी पत्नी नेहा के बीच बचाव किया, उसे समझाना शुरू किया कि आखिरकार भाई, तू अपनी पत्नी से ऐसा भी क्या गुस्सा है कि आज के टाइम में तुम अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मली लड़ाई किया करते थे, अब तो तुम लोग हाथापाई पर आ चुके हो। तो वहां पर योगेश अपने पड़ोसियों को कुछ भी नहीं बोलता है, वो चुपचाप अपने घर के अंदर चला जाता है। और उसके बाद तो पड़ोसियों को भी लगता है कि शायद ये मामला अब ठीक हो चुका है। वो लोग वापिस उसकी पत्नी को भी घर के अंदर भेज देते हैं। शाम का टाइम हो चुका था और दोबारा से इस घर के अंदर से लड़ाई की आवाज नहीं आती है। पड़ोस वालों को अब विश्वास हो चुका था कि इनके बीच जो छोटी मोटी खटपट हुई होगी अब वो ठीक हो चुकी है, लेकिन उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि यहाँ पर एक काफी बड़ा कांड रचा जाने वाला है। और जैसे ही अगला दिन आता है तो 22 तारीख को इस घर से लगातार गोलियों की आवाज बाहर आने लगती है। पड़ोस वालों को इस टाइम कोई अंदाजा नहीं था कि आखिरकार ये गोलियां कौन चला रहा है, लेकिन उन्हें इस बारे में जरूर पता था कि योगेश एक टाइम में बीजेपी युवा मोर्चा का अध्यक्ष रह चुका है और इसके पास इसकी एक गन भी है, तो जरूर इसके परिवार में से ही कोई ना कोई व्यक्ति उस गन को इस टाइम चला रहा होगा। और इसके चाचा का लड़का अक्षय वहां पर जा पहुंचता है। वो जाकर जल्दी से जब दरवाजा खोलता है तो उसने देखा कि नीचे काफी सारे लोग जमीन पर पड़े हुए हैं और ये कोई और नहीं जबकि योगेश रोहिल्ला की पत्नी नेहा, उसकी सबसे बड़ी 11 साल की बेटी श्रद्धा, उसका छोटा बेटा देवांश और उनका सबसे छोटा बेटा शिवांश इस टाइम नीचे जमीन पर पड़े हुए हैं। वो काफी ज्यादा बुरे तरीके से इस टाइम जमीन पर पड़े पड़े तड़प रहे हैं। तो अक्षय ने योगेश को समझाना शुरू किया कि भाई, तूने ये सारा का सारा क्या कांड रच दिया है, इन्हें जल्द से जल्द हमें हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। लेकिन योगेश इस टाइम बहुत ज्यादा गुस्से में था, तो उसने अक्षय की तरफ वो गन तान दी और ये बात वो कह देता है कि अगर उसने थोड़ा सा भी आगे बढ़ने की कोशिश की तो वो उसे भी शूट कर देगा और वो उसे ले जाकर दूसरे कमरे में बंद कर देता है। अक्षय इस टाइम चिल्ला चिल्लाकर आस पड़ोस में रहने वाले सारे के सारे लोगों को अंदर के हालातों के बारे में बताने लगता है। वहां पर इस टाइम काफी सारी महिलाएं इकट्ठा हो चुकी थी और दूसरी तरफ योगेश ने भी अपने घर को अंदर से बंद कर लिया था। ये सारा का सारा कांड रचते ही इस टाइम उसने अक्षय को अपने घर के अंदर ही बंद कर रखा था, अपने घर को अंदर से उसने लॉक कर लिया था। उसके बाद काफी सारे अधिकारियों के पास वो कॉल करने लगता है। वो उन्हें बताने लगता है कि जल्द से जल्द वो लोग इसके घर पर आ जाएं और इसे गिरफ्तार कर लें, नहीं तो जिस तरीके से कि इसने अपने पूरे के पूरे परिवार को खत्म कर दिया है, ये अपनी भी जान ले लेगा। कुछ ही देर बाद काफी सारे पुलिस ऑफिसर्स वहां पर जा पहुंचते हैं, उसे अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। और उसके बाद जब योगेश से पूछा जाता है, इनके आस पड़ोस वालों से पूछा जाता है, तो पूरा की पूरी कहानी सामने ये आती है कि 22 तारीख की सुबह सुबह नेहा नहा धोकर अपने मंदिर में जा लेने के बाद, पूजा पाठ कर लेने के बाद अपने घर के नॉर्मली कामों में लग जाती है। लेकिन इस टाइम शायद उसने मंदिर में बैठे हुए भजन वगैरह किए होंगे और उन्हीं में से एक भजन की लाइन वो लगातार बार बार बोलती जा रही थी और वो ये थी कि मैं तो
श्याम की दीवानी हो चुकी हूँ। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात थी वो ये थी कि योगेश को ये बात लगा करती थी कि उसकी पत्नी नेहा का अफेयर कहीं बाहर चल रहा है और उसके प्रेमी का नाम श्याम ही है। तो वो इस बात को लेकर बहुत ज्यादा अपने आप में चिड़न महसूस करता था कि एक तो ये श्याम नाम का लड़का जिससे कि उसकी पत्नी प्यार करती है, दूसरी तरफ ये अपने घर में ही यहाँ पर मेरे सामने गाना गा रही है कि वो श्याम की दीवानी हो चुकी है। तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसके बाद वो अपनी पत्नी के पास जाता है, उसे साफ साफ उसने ये बात कह दी कि इस तरीके का ये वाला गाना ना गाए, उसे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। उसकी पत्नी इस बात के लिए मान जाती है कि ठीक है वो गाना नहीं गाएगी। अगली काफी देर तक वो किसी भी तरीके का कोई भजन नहीं गाती है। लेकिन जैसे ही योगेश अपने घर से बाहर जाता है कुछ काम के लिए, तो जैसे ही वो वापस आता है तो उसने देखा कि उसकी पत्नी नेहा इस टाइम दोबारा से वही वाला भजन गा रही है कि वो तो श्याम की दीवानी हो चुकी है। तो अब इस भजन को सुनकर योगेश को और ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी पत्नी को दोबारा से समझाने लगता है कि उसका दिमाग खराब हो रहा है, वो इस भजन को ना गाए। उसकी पत्नी दोबारा से इस बात के लिए मान जाती है। दोपहर को वो अपने बच्चों को लेने के लिए स्कूल चला जाता है। योगेश दोपहर को अपने सारे के सारे बच्चों को लेकर वापिस अपने घर पर आता है तो उसने देखा कि उसकी पत्नी फिर से वही वाला भजन गा रही है और इस टाइम अपने गुस्से को वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। और इस टाइम से पहले भी इन लोगों के बीच जब भी लड़ाई हुआ करती थी तो योगेश साफ साफ ये बात अपनी पत्नी से कह दिया करता था कि उसे पूरा का पूरा शक है कि नेहा का अफेयर श्याम के साथ चल रहा है और वो इस बात को लेकर बहुत ज्यादा नर्वस रहता है। और तो और इसके 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ी इसकी बेटी है श्रद्धा, दूसरा इसका बेटा देवांश और सबसे छोटा बेटा शिवांश है। और इसे इस बात का भी शक है कि ये जो सबसे छोटे वाला बेटा शिवांश है ये इसका खुद का नहीं है, जबकि ये श्याम से ही इसे हुआ है। इस तरीके के एलिगेशन वो नेहा के ऊपर लगाया करता था। नेहा इस बात से साफ इनकार कर चुकी थी और बार बार जब भी इनकी लड़ाई हुआ करती थी तो योगेश ये बात कहा करता था कि एक ना एक दिन वो डीएनए इस लड़के का करवाएगा और उसके बाद तो ये बात प्रूव हो ही जाएगी कि असल में ये लड़का किसका है। जब भी वो शिवांश को देखा करता था तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया करता था। बीच बीच में इसके और इसकी पत्नी के बीच इसी बात को लेकर लड़ाइयां भी होती रहा करती थी। 21 तारीख को इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और यही कारण था कि वो अपनी पत्नी के सिर के बालों को पकड़कर उसे गली में घिसटाता हुआ लेकर जा रहा था। वो तो उनके पड़ोसी बीच में आ जाते हैं और उसके बाद वो उन्हें छोड़ देता है। लेकिन जैसे ही 22 तारीख का टाइम आता है तो उसने देखा कि उसकी पत्नी तो लगातार बार बार उसके सामने ही ये सारे के सारे भजन गा रही है कि वो तो श्याम की दीवानी हो चुकी है, श्याम तो इसका लवर है और भजन के जरिए ये मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो वो इस टाइम अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता है। पहले तो उसने अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की लेकिन जब वो नहीं मानती है, अब वो अपने बच्चों को तो स्कूल से लेकर आ ही चुका था, तो वो अपने कमरे में जाता है, अपनी अलमारी को खोलकर उससे गन निकाल लेता है। अपनी मैगजीन फुल भर लेने के बाद वो अपनी फैमिली के सामने आता है और अपनी पत्नी के सिर पर वो बंदूक तान देता है। इससे पहले आज तक उसकी पत्नी ने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था कि इसके पति को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाए कि वो आकर इसके सिर पर गन तान दे। तो वो उसके पैरों में पड़ जाती है और ये बात कहने लगती है कि उससे गलती हो गई, आज के बाद वो इस भजन को कभी भी नहीं गाएगी। वो पूरा का पूरा दिन ही नहीं पूरी जिंदगी में इस भजन को दोबारा नहीं गाएगी। लेकिन योगेश के अंदर इस टाइम हद से ज्यादा गुस्सा भर चुका था और उसने अपनी पत्नी से ये बात कही कि वो उससे दूर हो जाए, ये इसके साथ साथ इसके एक लड़की और 2 लड़कों को भी नहीं छोड़ने वाला है, ये इन सभी को निपटा देगा। इन्हीं सारी चीजों के बारे में आपस में उन लोगों के बीच अब डिस्कशन हो रहा था। लगातार नेहा ये बात बोल रही थी, वो जाकर आखिर में उसके पाँव में पड़ जाती है और उससे माफी मांगने लगती है। लेकिन योगेश को तो गुस्सा आया हुआ था जिसके चलते वो उसके सिर पर गन रखकर गोली चला देता है। लेकिन ये वाली गोली उसके कान की तरफ से निकल जाती है। सिर का काफी सारा हिस्सा इस टाइम चोटिल हो चुका था, वो वहीं पर बेहोश होकर नीचे गिर जाती है और उसके बाद उसने अपनी सबसे बड़ी बेटी श्रद्धा के ऊपर गोली चला दी। उसने सीधा का सीधा उसके सिर में गोली मारी थी और गोली लगने के तुरंत बाद वो अपनी बेटी को अपनी गोद में उठाता है, बाहर की तरफ जाता है और ऊपर से ही छत से ही अपनी बेटी को नीचे गली में फेंक देता है। अब गोलियों की आवाज तो लगातार आ रही थी तो उनके पड़ोसी भी बाहर इकट्ठा होने लगते हैं कि आखिरकार ये सारी की सारी आवाजें किस तरीके की हैं। लेकिन जैसे ही उसने श्रद्धा को नीचे फेंका तो उनके पड़ोसियों को पता चल चुका था कि ये बंदा कल भी बहुत ज्यादा
ज्यादा गुस्से में था। आज तो ये अपनी बेटी को नीचे फेंक रहा है, तो ऊपर का हाल तो काफी ज्यादा बुरा होगा। और इसी सारे मंजर को देख लेने के बाद अक्षय वहां पर आता है। उसने जैसे ही श्रद्धा को नीचे पड़े हुए देखा, वो ऊपर भागकर जाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक 2 गोलियां और चलती हैं और ये दोनों की दोनों गोलियां देवांश और शिवांश के जाकर सिर में लगती हैं। सबसे पहले गोली नेहा को लगी थी, लेकिन इस टाइम वो बेहोश ही हुई थी। उसने अपनी जान नहीं गंवाई थी। उसका सिर का काफी सारा हिस्सा इस टाइम चोटिल हो चुका था। लेकिन दूसरी तरफ अगर उनकी सबसे बड़ी बेटी श्रद्धा के बारे में बात की जाए तो उसे तो गोली लगते ही वो अपनी जान गंवा चुकी थी, और जो कुछ भी थोड़ी बहुत कमी रही थी उसके पिता ने जब उसे छत से नीचे फेंका, वो कमी तब पूरी हो जाती है। और श्रद्धा अपनी जान गंवा चुकी थी। उसका एक बेटा भी अपनी जान गंवा चुका था। दूसरा बेटा इस टाइम तड़प रहा था जब अक्षय वहां पर पहुंचता है। और जैसे ही योगेश ने पुलिस ऑफिसर्स के पास कॉल किया तो पुलिस ऑफिसर्स एम्बुलेंस के साथ यहां पर आ पहुंचते हैं और सबसे पहले योगेश को जाकर अपने कब्जे में लेते हैं, और उसके बाद इन चारों ही लोगों को जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। हॉस्पिटल जाते जाते ये बात पता चलती है कि श्रद्धा ने और उसके एक बेटे ने तो अपनी जान गंवा ही दी है, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते उसका दूसरा बेटा भी अपनी जान गंवा देता है। उसकी पत्नी लगभग 2-3 दिनों तक जिंदगी और मौत से जूझती है और उसके बाद आखिर में उसने भी अपनी जान गंवा दी। अब इन चारों ही लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। पुलिस वाले योगेश रोहिल्ला को अपनी गिरफ्त में ले चुके थे। वो लोग उसे पकड़कर अपने साथ लेकर जाते हैं और जब उससे पूछताछ की जाती है और ये पूरी की पूरी कहानी जब वो पुलिस वालों को बता चुका था, तो आखिर में वो पुलिस वालों को ये बात भी कहता है कि उससे काफी बड़ी गलती हो चुकी है, काश वो अपनी गलती को सुधार पाए। जब पुलिस वाले इनके जाकर पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं कि यहाँ पर आखिरी टाइम में क्या कुछ हुआ था, क्या किसी ने जाकर इनकी मदद करने की कोशिश नहीं की, तो उनके पड़ोसियों ने ये बात बताई कि ये पिछले काफी दिनों से मानसिक तौर पर परेशान चल रहा था और उसे इस बारे में बहुत ज्यादा शक था कि इसकी पत्नी का किसी न किसी राम नाम के लड़के से चक्कर चल रहा है। कितने बच्चे थे इसके? तीन बच्चे। पत्नी का क्या नाम था? नया और बच्चों का? बड़े बच्चे का क्या नाम था? शिवांश देवांश शिवांश और दिवांश। लड़की? श्रद्धा। श्रद्धा। तो आपने जैसे ये गोली की आवाज़ सुनी, क्या देखा था वहाँ बाहर? क्या आवाज सुनी थी, मैं जब तक ना रुक के दिए जी भाई हम भागे, फिर इतना हम भागे कुआड़ कुड़ गए, इतना तीनों जब तक मैं इतना मैं अच्छा, ये किस तरह पता है इसके दिमाग में कमी है? अब दवाई चल रही है इसकी कुछ? दवाई चल रही है इसकी। इसी बात को लेकर इन लोगों के बीच बार बार लड़ाइयां हुआ करती थी और आज के टाइम में जो कुछ भी यहाँ पर कांड हुआ है उसके बारे में तो आप लोग देख ही सकते हैं। पुलिस ऑफिसर्स इनकी इन सारी ही बातों को जान चुके थे, लेकिन जैसे ही इसे पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, इसके पुराने रिकॉर्ड्स को चेक किया जाता है, एक काफी ज्यादा चौंकाने वाला मामला और भी सामने आता है। ये बात पता चलती है कि 2006 में इसकी पहले भी शादी हो चुकी है। जो ये नेहा नाम की महिला थी, ये कोई इसकी पहली पत्नी नहीं, जबकि इसकी पहली पत्नी तो रेखा थी, जो कि एक टीचर थी और 2006 में इसने उससे शादी की थी। लेकिन जैसे ही टाइम 21 नवंबर 2007 का आता है, तो पता नहीं ऐसा अचानक से इनके परिवार में क्या दिक्कत आई कि इसके परिवार के 5 लोग बड़े ही अजीबोगरीब तरीके से बीमार पड़ जाते हैं। इसकी एक बहन तो पहले से ही बीमार थी, लेकिन बाकी 4 लोगों को पता नहीं क्या होता है कि इन लोगों की अचानक से तबीयत खराब होने लगती है। और जब तक इन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता, वो पांचों के पांचों लोग अपनी जान गंवा चुके थे। ये गांव का मामला था, तो इन्हें जल्द से जल्द वापस ले आया जाता है और गांव के शमशान घाट में उनके अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी जाती है। उन्हें अग्नि देने ही वाले थे वो लोग, उससे पहले ही पुलिस वाले वहां पर जा पहुंचते हैं। पुलिस का ये कहना था कि 5 लोगों ने अगर एक साथ अपनी जान गंवाई है तो जरूर यहाँ पर कुछ न कुछ ऐसा गलत हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए था, और हम लोग इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं। उसके लिए इन लोगों की बॉडी हमें चाहिए होगी ताकि हम लोग इनका पोस्टमार्टम करवा पाएं और ये बात पता लगा पाएं कि आखिरकार इनके साथ हुआ क्या था। लेकिन योगेश ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि वो नहीं चाहता कि किसी भी तरीके का इनके परिवार के सदस्यों की बॉडी के साथ छेड़खानी की जाए, इन्हें काटा पीटा जाए। ये इन्हें शांति से अग्नि देना चाहता है। लेकिन पुलिस ने जब इस बात से इनकार कर दिया तो वहां पर काफी सारे लोग ऐसे मौजूद थे जो कि योगेश के जान पहचान के
लड़के थे और जबरदस्ती करके योगेश के द्वारा शमशान घाट में अपने परिवार को जला दिया जाता है। पुलिस के हाथ इस टाइम कोई भी सबूत नहीं था और यही कारण था कि बाद में पुलिस वालों के साथ हाथापाई करने के चक्कर में 38 लोगों के ऊपर केस तो चलता है, लेकिन ये बात कभी भी साबित नहीं हो पाती कि इनके परिवार के सदस्यों के साथ उस दिन क्या हुआ था और बाद में तो ये पूरा का पूरा मामला दब ही जाता है। लेकिन जैसे ही टाइम 2009 का आता है तो एक दिन ऐसा भी आया जब इसकी पत्नी रेखा भी अपनी जान गंवा देती है। ये बिल्कुल अपने परिवार के बाकी सदस्यों की तरह है, जैसा कि पिछली बार इसने अपने सारे ही परिवार के सदस्यों को बिना किसी पोस्टमार्टम के शमशान घाट में ले जाकर जला दिया था। बिल्कुल इसी तरीके से अपनी पत्नी का भी वो अंतिम संस्कार कर देता है। एक व्यक्ति योगेश रोहिल्ला, इनके द्वारा फोन करके स्वयं सूचना दी गई कि इनके द्वारा अपनी पत्नी और 3 बच्चे, जिसमें कि 2 लड़के और एक बच्ची थी, उसको गोली मार दी गई, चारों लोगों को, मतलब पत्नी और 3 बच्चों को। और इसके बाद इसके द्वारा बताया गया कि ये यहाँ पे अपने गांव में है, घर में है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो ये पता चला कि ये जो अभियुक्त है इसके द्वारा अपनी पत्नी और 3 बच्चों को गोली मार दी गई है। और जब इससे पूछा गया तो इसके द्वारा बताया गया कि अपनी पत्नी के चरित्र को लेकर ये परेशान था, इस वजह से इसने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से इन चारों को गोली मार दी। और उसके बाद इसकी मुलाकात 2012 में नेहा से हो जाती है। उसके बाद इनकी शादी हो जाती है, 3 बच्चे हो जाते हैं। लेकिन जब से तीसरा बच्चा हुआ था, योगेश का ये कहना था कि उसे इस बात का शक है कि ये जो तीसरा वाला बच्चा है ये उसका नहीं है। और इन्हीं बातों को लेकर ये मामला इतना ज्यादा इस टाइम बढ़ चुका था कि योगेश ने अपने फैमिली के 4 सदस्यों को बड़े ही बेरहमी से मार डाला। अभी भी पुलिस ऑफिसर्स इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि योगेश को जिस शाम नाम के लड़के के ऊपर इतना ज्यादा शक था, आखिरकार वो कौन है और जो ये बात बोल रहा है कि इसकी पत्नी का अफेयर किसी के साथ चल रहा था, इस बात में कितनी सच्चाई है। वैसे दोस्तों, आप लोगों ने इस पूरी ही घटना के बारे में सुन लिया है। आप लोगों को क्या लगता है कि यहाँ पर असल में हुआ क्या होगा? नेहा बार बार अपने पति से ये बात कहा करती थी कि वो बेवजह ही उसके ऊपर शक कर रहा है, लेकिन उसे इस बात का कंफर्म शायद नहीं था और उसके बाद भी वो इतना बड़ा कदम उठा लेता है। और इस तरीके के केस जब सामने आते हैं तो दिमाग में सबसे पहले तो सवाल यही उठता है कि क्या पति पत्नी आराम से बैठकर इस बात का सुलझेड़ा नहीं कर सकते कि उन्हें आगे जिंदगी में क्या करना है? क्या इस तरीके से आपस में एक दूसरे की जान लेने से उन्हें किसी बात का, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सकता है? मुझे नहीं लगता कि यह कोई परमानेंट सॉल्यूशन है। तो हर एक पति पत्नी को जिसके बीच की बातें नहीं हो रही है या फिर उन्हें आपस में कम्युनिकेट करने में ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे को टाइम देना चाहिए, अपने लाइफ पार्टनर को समझने की कोशिश करनी चाहिए। और उसके बाद भी अगर उन दोनों के बीच नहीं बनती है तो टाइम रहते उन्हें अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी घटनाओं के बाद एक व्यक्ति तो अपनी जिंदगी पूरे तरीके से गंवा देता है और दूसरे की जिंदगी जेल में ही बीतती है। और माना तो यही जा सकता है कि उसकी भी पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। और आप लोग ऐसी घटनाओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वैसे दोस्तों, इस तरीके की कहानी सुनाकर मैं आप लोगों को डिस्टर्ब तो बिल्कुल नहीं करना चाहता, लेकिन सचेत जरूर करना चाहता हूं कि अगर आपकी अपनी लाइफ पार्टनर के साथ अच्छे से नहीं बन रही है तो सबसे पहले उसे समझने की कोशिश करें, इस बात को समझें कि आखिरकार उसे दिक्कत क्या है, क्योंकि अच्छी जिंदगी तभी बिताई जा सकती है जब पति पत्नी एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की तकलीफों को समझें और ज्यादा से ज्यादा वो आपस में ख्याल रखें। वैसे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर स्टोरी सुनाने का तरीका अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर ऑफबीट पॉडकास्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरीके की देश दुनिया में घटने वाली काफी सारी क्राइम स्टोरी मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों, आज का शाउट आउट अश्वनी सिंह को, एंड राइट अ ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।